हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं जो कि हमने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था। टर्म फर्स्ट में हमने जो चैप्टर कवर अप किया था वो चैप्टर नंबर 8 कवर अप किया था। और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 9 में भी ट्रिग्नोमेट्री की ही कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जो चैप्टर नंबर 8 की हैं वो याद होना ज़रूरी है। तो पहले मैं एक बार उनको आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स उनको भूल गए हो। तो चलिए वहाँ से पहले शुरू करते हैं, कुछ बेसिक वहाँ से आते हैं, फिर चैप्टर नंबर 9 की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर है 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, एच होती है। 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, एच होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। तो एक होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और एक होगी बेस। ठीक है, तो एक होती है एच पी बी, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हिंदी में इसको कर्ण, इसको ऊंचाई और इसको आधार कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम है हमारी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसका कोई इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो बातें आप पहले सुन लीजिए। इस चैप्टर में हमें मेनली जो पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और उसमें जो उनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल के पे जो वैल्यूज होती हैं वो पढ़नी है। जैसे 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 60 पे क्या वैल्यू होती है, 90 पे क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या वैल्यू होती है, हमें उनको पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले आप ये चीज़ मुझे बताइए कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में हमने ये बातें पढ़ी हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो 6 रेशियो? सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कोस, फिर आता है टेन, फिर आता है कोट, फिर आता है सेक और फिर आता है कोसेक। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। जब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम किसकी बात करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे कि किन साइड्स के रेशियो के इक्वल ये होते हैं। ठीक है, कि किन साइड्स का रेशियो के इक्वल ये होते हैं, आपको उस चीज को कैसे समझना है। ठीक है, अब एक चीज यहां से और ये समझिए कि जब कभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे यहाँ पर थीटा आएगा। ठीक है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये थीटा लिया है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी हमेशा वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा एच होती है। ठीक है, अब बाकी जो तीसरी बच जाएगी वो बी की वैल्यू होगी। ठीक है, 90 के सामने जो होता है वो एच होता है, थीटा के सामने की बात करें तो वो परपेंडिकुलर होता है और जो थर्ड साइड हमारी बच गई वो बी होती है। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है कि साइन थीटा अगर पूछे कोई, ठीक है, कोस थीटा पूछा जाए, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा, अगर इनमें कोई आपको वैल्यूज पूछे कि किन साइड्स के रेशियो के ये इक्वल होते हैं तो आपको वो कैसे बताना है उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए एक निमोनिक्स है कि आपको आसानी से किस तरीके से याद करना है वो समझिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और ये ऐसे सोना चांदी तोले। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ऐसे तरीके से बहुत सारे बच्चे याद करते हैं और मैं ये अपनी क्लासेस में भी बताता हूं कि इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। कैसे याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस से साइन, सी से कोस और टी से टेन। ठीक है, इसके अलावा जो एक और जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है वो ये बनाया है। ठीक है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, वो थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग होता है। वो क्या है? पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखिए तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन एच, कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन एच, और टेन की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन बी। ठीक है, टेन की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन बी। अब उसके बाद कोट, सेक और कोसेक ये कैसे निकलेंगे? ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टेन का उल्टा हमेशा कोट होता है। ठीक है, टेन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कोट होता है। इसका मतलब अगर लिखा जाए टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है तो इसका उल्टा क्या होगा,
बी अपॉन पी, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस क्या है बताइए, बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साइन का उल्टा क्या होता है ये लिख देता हूं मैं इधर। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको लिख देता हूं ये चीज कि कोसेक कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से साइन अगर पी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। याद कैसे करना है, दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक तो क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद, कैसे याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो साइड्स के रेशियो में जो वैल्यू होती है वो कैसे याद रखनी है आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस से साइन, सी से कोस, टी से टेन। दूसरी क्या है आपको किस तरीके से याद करना है, जो मेरा अपना बनाया हुआ है वो क्या है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप कैसे भी इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार जल्दी से आप इस चीज को उतार लीजिए, फिर हम आएंगे एंगल्स पे इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार उतारिए। अब अगली चीज आपको क्या पढ़नी है, अगली चीज आपको जो रिकॉल करनी है वो ये करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो जैसे साइन की अगर मैं कहूँ 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 45 पे वैल्यू क्या है, कोस की 45 पे क्या है, टेन की 30 डिग्री पे क्या वैल्यूज, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप याद नहीं है, चैप्टर 8 में ये चीजें आई होंगी। ठीक है, अगर याद नहीं है तो उनको रिकॉल करना है अब। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करना है। ठीक है, आप टेबल बना भी सकते हैं। ठीक है, टेबल बनाई भी जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है टेबल बनाना। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप क्वेश्चन करते हैं तो फिर एक वैल्यू निकालने के लिए पूरी टेबल तो बनाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो लेकिन आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको सारे एंगल्स की वैल्यू जो है वो याद हो जाएगी। तो अर्ली एज पे हम क्या करते हैं, टेबल बनाना सीखते हैं कि टेबल किस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, ये देखिए तो कितनी वैल्यूज आपको, अब ज्यादा नहीं, आपको कम से कम साइन कोस टेन की तो वैल्यू याद ही रखनी है। ठीक है, कि साइन की वैल्यू क्या है किसी भी एंगल पे, कोस की वैल्यू क्या है, टेन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन तीन की बात करता हूं। सबसे पहले हमें बात करनी है साइन की, साइन थीटा की, फिर हमें कोस की बात करनी है, फिर हमें टेन की बात करनी है। ठीक है, किन किन एंगल्स पे बात करनी है, एक तो हमें 0 डिग्री पे करनी है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, इन डिग्रीज पे हमें इनकी बात करनी है। ठीक है, अब किस तरीके से करना है, ठीक है, वो देखिए। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना सीखना है। सबसे पहले तो कि टेबल बनाई कैसे जाए उस चीज को सीखिए। ठीक है, तो साइन थीटा जब आपको 0 डिग्री पे निकालना है तो उसका एक तरीका ये है कि इसको कैसे याद करना है। सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ बच्चे इसको तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को। तो इसके ऊपर लगा लीजिए अंडर रूट सभी के ऊपर। ये याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स की टेबल को किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको साइन की वैल्यूज बनानी है तो आपको किस तरीके से बनानी है, साइन में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और उसको अंडर रूट के अंदर लेना है। तो मुझे एक चीज ये बताइए, 0/4 क्या होगा, 0, और अंडर रूट में 0 की वैल्यू है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब 1/4 है तो 1 का अंडर रूट 1 होगा और 4 का क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अगर 1 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, 2/4 है तो क्या मैं इसको काट सकता हूं, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हुआ 1/2। ठीक है, क्या आया 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, लेकिन √2 का √2 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि √2 एक नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी हम रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये बताइए, 3 से 4 तो नहीं कट सकता, जैसे हमने 2/4 काट दिया था, 3 से 4 में नहीं काट सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, √3 तो √3 ही रहेगा, लेकिन जब हमने 4 की रूट की तो उसका आया 2। ठीक है, 4 की रूट क्या आई, 2। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 अंडर रूट के अंदर 1 वैल्यू है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने किस तरीके से बनाया टेबल को, सबसे पहले आपने साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 पे किस तरीके से वैल्यू बनानी है। सबसे पहले याद रखिएगा 0 पे क्या आएगा, 0/4, फिर 30 पे क्या आएगा, 1/4, 45 पे क्या आएगा,
2/4, 60 पे 3/4, 90 पे 4/4, ठीक है। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। अब इसके बाद कोस की वैल्यूज क्या होंगी? कोस की वैल्यूज होती है, आप साइन को उल्टा करके लिख दीजिए, वो सारी क्या होंगी? कोस की वैल्यूज होंगी। जैसे अगर साइन 91 है तो कोस 0 1 होगा, अगर कोस 60 √3/2 है तो साइन 30 होगा √3/2, और 45 तो बीच में आया तो ये सीधा इधर ही आ जाएगा, ठीक है। और 30 की वैल्यू कोस 60 में बदल जाएगी, आ जाएगा 1/2, और जो साइन 0 है वो कोस 90 बन जाएगा 0, ठीक है। साइन 90 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। पहले आपने साइन की टेबल बनाना सीखा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? जो साइन की टेबल है उसको उल्टा करके लिखना शुरू कर दीजिए, वही कोस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है टेन की, ठीक है। उसके बाद जो बारी आती है वो किसकी आती है? टेन की आती है। तो याद कीजिए टेन का एक और फॉर्मूला होता है, आपने 8th चैप्टर में पढ़ा हुआ, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। टेन की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से अब आप देखिए कि 0/1, 0/1 क्या होगा? 0। अगर 1/2 के नीचे मैं √3/2 लिखूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? 1/√3, ठीक है। 1/√3 बचा, और 1/√2 के नीचे जब 1/√2 आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर √3/2 के नीचे 1/2 लिखा जाए, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा √3/1 तो √3 बच जाएगा। अब ये आया 1/0, 1/0। जब कभी भी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आता है? बिल्कुल आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसको हम ऐसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वह इन्फिनिटी भी क्या है? नॉट डिफाइंड ही है, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा? साइन, कोस और टेन की वैल्यूज को निकालना सीखा कि किस तरीके से इनकी वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज बोल रहा हूं कि पेपर में हम टेबल बनाने नहीं बैठेंगे, आपको क्या करना है? इन वैल्यूज को जितना हो सके याद करना है। वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। और कम से कम आपको साइन, कोस, टेन की वैल्यूज तो याद होनी ही चाहिए आपको 9th चैप्टर करने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको और भी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ काम तो मैंने आपका घटा दिया है, ठीक है। कम से कम आपको साइन, कोस और टेन इन तीनों की वैल्यूज तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। और स्पेशली जो हमारा आता है, स्पेशली जो आता है वो किस पे आता है? 30, 45 और 60, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो 30, 45 और 60 पे ही आते हैं, ना तो 90 डिग्री का क्वेश्चन आएगा ना 0 डिग्री का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपको कोस की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? कोस की, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोस की वैल्यू निकालनी, कोस थीटा क्या होगा, ठीक है। सॉरी, कोस तो निकाल चुके हैं ना, सेक थीटा क्या होगा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है? अब याद कीजिए, मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लगाया था। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा, ठीक है। तो आप कोस को उल्टा करना शुरू कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये वैल्यूज भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, और भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको निकालना है आप आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस का उल्टा करना शुरू कीजिए, ठीक है। 1 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है। तो 1 का आप उल्टा करेंगे तो 1/1 ही है तो वैल्यू 1 ही रहेगी, और √3/2 का उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे √2/1 तो √2 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो आएगा 2/1 तो 2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होगा, ये होगा 1/0, ठीक है। ये क्या होगा? 1/0। अगर 1/0 है तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अब ये देख लीजिए, एक ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आपको खुद बना के देखनी है। इसके अलावा आपको किस किस की वैल्यूज बनानी है? आपको कोट थीटा की वैल्यू बनानी है खुद, ठीक है। और आपको कोसेक थीटा की वैल्यू भी खुद ही बनानी है। कोसेक कैसे बनेगा? साइन का उल्टा। कोट कैसे बनेगा? टेन का उल्टा, ठीक है। टेन की वैल्यूज को उल्टा करके लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी? वो हमारी किसकी आ जाएंगी? कोट की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब आप इसको उतार लीजिए एक बार, फिर हम करते हैं नेक्स्ट, फिर हम अपना आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स,
अब हमें चैप्टर नंबर 9 के जो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपको जो अभी जो रेशियोज के बारे में और जो एंगल्स के बारे में बताया वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको वो चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, तो अब चलिए चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक जो हैं वो समझने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बाकी हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन जो आपको समझने के जो है 2 टॉपिक हैं, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझना है कि ये होते क्या है, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, और ये होता है अवनमन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कभी कभी ये होता है कि हम कहीं, मान लीजिए आप रास्ते पर हैं या कहीं भी आप हैं, तो अगर ऊपर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग के टॉप पर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, या कोई टावर है उसके टॉप पर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कैसे बनता है ये देखिए, मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए वो टावर है, ठीक है, ये मान लीजिए वो टावर, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब उसमें भी आपको 2 चीज़ों को ये समझना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं तो आपकी आंख से और जो उसके टॉप पर जो एंगल बनेगा, जिस भी आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप देख रहे हैं, वो तो होती है आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे आप यहाँ हैं और यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से जब आप इसके टॉप को देखेंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्यों? क्योंकि जब अपनी आंख से उस टॉप को देख रहे हैं तो वो क्या बनेगा, लाइन ऑफ साइट, मतलब आपकी आंखें उसको इस लाइन में देख रही हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब आप और ये जो बेस है इसका, यहाँ पर ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब आपकी आंख से और इसके बेस, ठीक है, यहाँ पर जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ये होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। जब आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और आपकी आंख से और जो उसका बेस है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके बीच में ही जो एंगल बनता है वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। मान लीजिए आप बिल्डिंग के टॉप पर हैं और आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या नीचे किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, अब आप इसके टॉप पर हैं, ठीक है, आपने देखा इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने इसको देखा, तो ये क्या है आपकी, बिल्कुल ये बताइए ये क्या है, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही एंगल बनता है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल या ये नहीं है, ठीक है, आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि आपकी आंख से और जो सीधी जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ये वाली होगी, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ जो थीटा बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है चीज, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ बनता है, ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यही बन रहा है, ठीक है, वो भी यही है। अब वो यहाँ कैसे है उस चीज को समझिए, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, ये वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और जो यहाँ पर ये बेस है एक तरीके से, ठीक है, या मान लीजिए आप कोई रोड है या कुछ भी है, ठीक है, तो एक तरीके से ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये बीच में ट्रांसवर्सल की तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन के तरीके से कोई बीच में आती है तो उसमें वहां पर क्या बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ जो वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ जो वैल्यू बनती है वो एक्चुअल में हम यहीं पर वैल्यू लेते हैं उसको, इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी यही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, फिर अलग अलग क्यों पढ़ाएं, एक ही चीज़ को पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो यहाँ पर बनता है, ये दोनों पैरेलल होने के कारण एंगल जो वैल्यू है वो यहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये पूरा हमारा बेसिक है चैप्टर नंबर 9 के लिए। ठीक है, अब आज जो हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो साइड्स में जो वैल्यू है वो क्या है, अब आपको ठीक है याद करना है उनको, वो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कैसे याद करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है, टेबल बनाना आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप टेबल बनाना सीखिए, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको टेबल जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा क्या, हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करेंगे और वहां पर आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि किस तरीके से हमें इनकी एप्लीकेशंस को पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर जो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है वो बहुत जगह पर की जाती है। ठीक है, हाइट वगैरह मेजर करने के लिए होती है, यहाँ तक कि जो स्टार्स और जो उनकी जो वो लेंथ जो मेजर करने के लिए वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है कि 10th लेवल के जो सिलेबस में है वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हमें कोई हाइट निकालनी है, कोई डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक जो चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे 9.1 एक्सरसाइज के साथ। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, बाय।